Samarth Srivastava in Lucknow in just a moment. Let's go across live to Lucknow. And here's Akhilesh Yadav on India Today. पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अखिलेश जी, पहले तो अनाउंसमेंट आज डेट्स की हो गई है, 10 मार्च को चुनाव का आखिरी दिन होगा, मतलब तो आप कैसे देख रहे हो? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और तारीखें आ गई हैं। इन्हीं तारीखों का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। यहां के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि जो 15 जनवरी है उस दिन तक ही मतलब वो डिसाइड करेंगे उसके बाद की रैलीज होंगी या नहीं होंगी। तो जो रैलीज का रुकना, आपका रथ चल रहा था, हर जिले में जा रहा था, हम लोग भी साथ साथ थे उसमें, तो क्या लगता है क्या पार्टी को असर पड़ेगा? क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से आपने आज पीसी में भी कहा कि वर्चुअल माध्यम से बीजेपी बड़ी पार्टी ऑब्वियसली, तो उसके पास ज्यादा माध्यम है सर्कुलेट करने की चीजें। आपने कहा कि आज डिमांड कर रहे हैं ईसी से कि कुछ फंड वगैरह ना केवल आपकी पार्टी को अन्य दलों को भी दिया जाए, इसके बारे में बताइए। फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट मिले। मान लीजिए चैनल्स हैं, मान लीजिए और किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए हो, तो कम से कम रीजनल पार्टीज जिन पे संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। और जहां तक नेशनल चैनल्स हैं या रीजनल चैनल्स हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम बराबर स्पेस पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी उन्हें भी मिले। आप एक लेटर भी लिखने वाले हैं इसी में, कुछ अधिकारियों का भी आपने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश ने जिस समय पंचायत चुनाव देखे थे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश में माँ बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, छीनी गई साड़ियां, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी दबाव बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे। तो इसलिए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। वर्चुअली कैसे अटैक करेगी समाजवादी पार्टी, ये लोग जानना चाहते हैं। बीजेपी का बहुत वोकल है, किस तरह से कर रहे हैं वो लोग। आप लोग क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली, क्योंकि कोविड है और किसी को नहीं पता कितना डायनेमिक होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत। लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे। आज भी लैपटॉप वही काम आए थे कोविड और कोरोना के समय पर जो समाजवादी पार्टी ने बांटे थे। आज तो नेटवर्क जो आज लखनऊ में है, जो जियो का नेटवर्क है, मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज्यादा जियो का नेटवर्क अगर कहीं फैला है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी सरकार में फैला था। तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए है, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे। जो झूठ का नेटवर्क है उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से था। अब तो सीएम कह रहे हैं कि हम भी बांट रहे हैं मोबाइल टैबलेट वगैरह। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, एक फोटो भी आपकी ट्वीट करी गई है जिसमें लिखा है कि आ रहे हैं अखिलेश और 10 मार्च पे कह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? 10 मार्च का इंतजार जनता को था। ये वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई होगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इनका साफ कहना है समाजवादी पार्टी किसी से कमजोर नहीं है, चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो, हर तरीके से पार्टी कैंपेनिंग करेगी और यूपी चुनाव में इस बार प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। So you've got there Akhilesh Yadav trying to communicate a sense of confidence. The SP has the digital infrastructure to be able to compete with the BJP. This will become a very critical question
in terms of whether they're actually able to compete or not. Sudhindra Bhaduria joins us from the BSP. Mr. Bhaduria, does the BSP have a digital infrastructure with which you can even hope to compete with the likes of the BJP? First and foremost, your leader Mayawati has been largely absent. She hasn't done any rallies when she could have. Now rallies are not allowed. She's been missing in action so far during the campaign. Lots of questions around that, and questions also about your ability to compete in a virtual campaign. Okay, with us at this time, I want to welcome Aishwarya Mahadev of the Congress. Reena Gupta of the Aam Aadmi Party joins us as well. Aishwarya, we are hearing Akhilesh Yadav say that it's a bit of a disadvantage to parties who don't have adequate digital infrastructure to be able to compete with the BJP. Would that be your sense, that given the kind of effort the BJP has made in building its digital infrastructure, this would prove difficult for parties like yours to be able to compete with what the BJP set up over the last several years? Good evening, Rahul. I think that is a concession that we have to make, in the sense that, if you look... Hello? Go on, I hear you well. Yeah. You put yourself on mute, I hear you well, just go on. I'm hearing, sorry. Okay. Yeah. So the fact of the matter remains that the Bharatiya Janata Party has, for the longer part, invested a lot in its digital infrastructure, whether it's down to the booth level or even to every voting block that there is. They do have a much larger sort of capex in terms of what infrastructure they have. The Congress has tried to compete. However, I think they do have an advantage, but the voice on the ground is very clear. The people are with the Congress, the people want change. And I think as much as they try to take everything virtual and the amount that they spend, the reality in all these states is that the people of the state want change. So I think the disadvantage that any other party, especially regional, may have in terms of not having the sort of virtual infrastructure, I think they will make up for, especially the Congress will, in terms of the wave in favor of the Congress in all these states, Rahul. Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, is speaking at this time to Abhishek Mishra. Let's listen to him. लेकिन कई पाबंदियां भी हैं इस बार। मैं तो सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा की गई है, उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव 10 मार्च को शुरू हो रहे हैं, 10 फरवरी को शुरू हो रहे हैं और 7 फरवरी को पूरा हो रहा है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और सुशासन का कमल खिला है, वो कमल खिला रहेगा। डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश का जो विकास कर रही है वो विकास करती रहेगी। इस बार कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, रैली नहीं हो सकेगी, कैंपेन नहीं हो सकेगा। कितना नुकसान या कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, नुकसान फायदा हम नहीं देखते हैं। हम तो लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अगर निर्वाचन आयोग ने कोई निर्देश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम और हमारी पार्टी उसका पालन करेगी। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें फंड मिलना चाहिए क्योंकि छोटी पार्टी, उनका क्या होगा, वो कैसे प्रचार करेंगी? बीजेपी के पास तो ताकत। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का यह बयान इस बात का संदेश दे रहा है कि उनको सच्चाई का पता। मैं पहले उनको बता रहा था कि अभी बंद करो प्रयास 2022 में, तैयारी करो 27 में। वैसे 25 साल तक उनका नंबर नहीं लगने वाला है। वो जानते हैं जनता उनको स्वीकार नहीं कर सकती। उनके जो रथ चले हैं उनके पीछे गुंडे, अपराधी, माफिया जिस प्रकार से निकल करके सामने आए हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को 2017 से भी बड़ी विजय 2022 में देने का काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बार फिर से चुनाव शुरू होगा, कोई आप देख पा रहे हैं कोई किसी तरीके से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा है। जनता का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है। इनके कार्यकर्ता तो चुनाव जब आया तब कुछ दिखाई पड़े हैं, वो भी कार्यकर्ता रूपी गुंडे, अपराधी, माफिया दिखाई पड़े हैं। सपा और कांग्रेस का, बसपा का या गठबंधन, लोकदल का गठबंधन या फिर एक बार हारेगा जैसे 2019 में हारा। वीवीपैट को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि अगर 80 से ज्यादा उम्र के लोग अगर देंगे पर्चे के जरिए तो उस पर धांधली हो सकती है। देखिए, ये धांधली की बात, जो लोग धांधली करते तो उनको धांधली की बात ध्यान में आती है। भारतीय जनता पार्टी धांधली पर नहीं, मतदाताओं के आशीर्वाद पर विश्वास करती है। मतदाता आप निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। कोई गुंडा, अपराधी किसी बूथ पर कब्जा नहीं करने पाएगा। किसी को डराने की, धमकाने की
कोशिश नहीं करने पाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को कमल खिलने वाला है। सुशासन का, विकास का, लोगों की 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा का, जो खुशहाली का, विकास का एक यह पूरा युग आया है, यह युग आगे कायम रहेगा। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी सत्ता में वापस आएगी और विपक्ष के तमाम सवाल एक तरीके से बेबुनियाद हैं। लखनऊ से Let's get a word in from Reena Gupta of the Aam Aadmi Party. We know that in Delhi, the AAP has a fantastic digital setup. In Punjab, your party lost some strength after the 2017 election because many of your workers, many of your MLAs left. You've tried to rebuild since then. Can you give people who are watching at this time a sense of your digital capabilities and prowess in comparison with the other parties you'll be up against in Punjab? So Rahul, we are ready in all the states that we are contesting, and the reception from the ground is really very good. All these states are talking about the Delhi model, the Kejriwal model. All our volunteers, as Rahul, you probably know that we have largely selfless, unpaid volunteers. Volunteers are all geared up, and we have a very good digital media presence. We are going to talk about the transformational work that the Kejriwal government has done in Delhi and take this model to the other states, which is what we've been doing for the last several years. And we've been getting very good feedback from the ground. So we are all ready for the elections, Rahul. We are all geared up. All the volunteers are all geared up. We are seeing this footsie between the Trinamool Congress and the Congress in Goa. Statements from both sides suggesting there could be a joint anti-BJP alliance, which is TMC, the Goa Forward Party, and the Congress. Could the AAP consider joining that, or you're definitely going to be setting up your own third front? No, Rahul, we are not joining with anybody. As far as Congress is concerned, they don't exist in Goa. All their, all the MLAs have gone and joined, have been, bought over by BJP. And TMC has just entered the fray. We've been working for the past 5 years on the ground. We have very good ground presence. So I don't see us collaborating or partnering with anybody else. We'll be on our own, and the fight is directly between the Bharatiya Janata Party and the Aam Aadmi Party as far as Goa is concerned. I don't think any other party has any presence except for Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party in Goa. Okay, you're trying to make it seem as if it's an AAP versus BJP fight in Goa. That's not entirely the case. The AAP will be a factor. It still largely remains a battle between the BJP and the rest in Goa. I want to go across now, live and exclusive at this time, to the Congress's chief ministerial face, the man who's been made in charge of the party campaign. Harish Rawat, senior Congress leader from the Hill State, joins us now. Harish Rawat ji, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे. Welcome. बहुत बहुत धन्यवाद. और हम इलेक्शन कमीशन को भी थैंक यू कहना चाहते हैं. उन्होंने भाजपा की विदाई की घंटी बजा दी. सर, सर्दी का टाइम है, वैसे ही फरवरी जनवरी में कैंपेन करना, कुछ ही दिन पहले मैं आपके साथ था उत्तराखंड में, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे स्टेट में, मुश्किल होता है. अब न केवल सर्दी में कैंपेन है, वर्चुअल कैंपेन है, ऐसी जगह पे जहां पहाड़ों में कई जगह पे इंटरनेट भी नहीं है. तो उत्तर प्रदेश और पंजाब तो छोड़िए, उत्तराखंड में इस वर्चुअल कैंपेन में आप क्या दिक्कतें देखते हैं? हम वर्चुअली 3 मोड में 3 तरीके से कैंपेन चलाएंगे. एक तो वर्चुअल माध्यम का हम इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया आदि का इस्तेमाल करेंगे. दूसरा जो है, हम डोर टू डोर कैंपेन में 1-to-1 मार्किंग करेंगे. हमारे कार्यकर्ता को हमने पहले से ही इस बात की इंस्ट्रक्शन दे करके रखे हुए हैं. और तीसरा तरीका हमारा ये होगा कि हम किसी तरीके से वो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, जिससे जैसे ये जो वैन इत्यादि हैं उनके जरिए एक जगह पर स्टेशन करके अपनी बात उनके जरिए लोगों तक पहुंचाएं. क्या आप ये मानेंगे हरीश रावत जी की बीजेपी जैसी पार्टी जिसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी पार्टियों से कहीं बेहतर है, एक वर्चुअल कैंपेन में ये एडवांटेज बीजेपी रहेगा और ऑपोजिशन के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि अब एकाएक कैंपेन की घोषणा के बाद उस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो संभव नहीं होगा? हमारे पास इस चुनौती को हम समझ रहे थे, और जैसे ही ओमिक्रॉन की दस्तक आई तो हमने इस दिशा में तैयारी प्रारंभ कर दी थी. और हम अपने संसाधनों के अंदर पूरी तरीके से तैयार हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल कर सकें. और आपको जो परिवर्तन चाहते हैं उत्तराखंड में, हम उनको निराश नहीं करेंगे. और
जो कमी रह जाएगी वो हमारे कार्यकर्ताओं का जोश पूरा करेगा। कार्यकर्ताओं में जोश है और जनता का मूड परिवर्तन के लिए है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि उसमें जो भाजपा की मोनोस्टस ऑर्गेनाइजेशनल। आपने कई दशक से इलेक्शंस देखे हैं, ये शायद पहला वर्चुअल कैंपेन होगा जहां पे नेताओं को स्क्रीन पर ही सारे इशारे करने होंगे क्योंकि उनके सामने एक्चुअल ऑडियंस नहीं होगी। कितना मुश्किल होगा ये रियल से वर्चुअल मोड में आना आप जैसे एक ओल्ड टाइमर के लिए? देखिए, ये एक चुनौती है और हम लोग असल में पब्लिक ओरिएंटेड लोग रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा जो है मास रैलीज करते थे, मीटिंगें करते थे, पद यात्राएं करते थे। अब उस मोड को हम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और जो सबके लिए है यदि वो हमारे लिए भी है तो आपको चुनौती तो स्वीकार करनी पड़ती है। हम उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और सच कहिए तो हम लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि डेट डिक्लेयर हो। आज जैसे ही 14 फरवरी आई तो मेरे मन में जो है ये आया, मैंने कहा तो परिवर्तन की है और परिवर्तन ये वैलेंटाइंस डे भी है तो ये देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता किससे मोहब्बत करती है और किसको मोहब्बत का ये फूल देना चाहती है वैलेंटाइंस डे पे। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि ये फूल जो है हमारी तरफ ही आएगा। सर, उत्तराखंड में एक चैलेंज आप सब लोगों को, सब प्रेमी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया था उस टाइम पे जब आपको क्लियरली प्रोजेक्ट नहीं किया गया, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट किया गया, अब आप फुली इंचार्ज हैं, लेकिन जो गतिरोध था आपकी पार्टी के भीतर क्या वो पूरा सुलझ चुका है? क्या आपको लग रहा है कि जो इन फाइटिंग जो कि कांग्रेस के लिए पिछले महीने बहुत बड़ी मुसीबत दिख रही थी, क्या वो एक फैक्टर होगा इस चुनाव में? देखिए, राजनीति में मैंने ये देखा है कि टाइम सबसे बड़ा सॉल्वर होता है और जैसे जैसे चुनौती बढ़ती जाएगी हमारी पार्टी में आपको एकजुटता जो है और बढ़ती भी और मजबूत होती है। तो अब तो आप उत्तराखंड चले गए हैं, लेकिन इससे पहले आप पंजाब में थे। उत्तराखंड में तो फिर भी कुछ हद तक चीजें बेहतर हुई हैं पहले की तुलना में, लेकिन पंजाब में अभी भी स्थिति बद से बदतर ही हो रही है। सिद्धू कुछ अनाउंस करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ दिल्ली में शिकायत करते हैं हाईकमांड को आके, तो आपको लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, पंजाब तो जो है बल्ले बल्ले वाली स्टाइल में काम करता है, भांगड़ा स्टाइल में वहाँ राजनीति होती है, तो जितना लोग उसी को एंजॉय करते हैं। जो हमारे नेताओं का मोड ऑफ कैंपेन है या मोड ऑफ कॉन्टेक्ट है उनका, लोग उसको एंजॉय करते हैं। एक तरफ चन्नी है जिनको बहुत सारे लोग इस समय उनके दीवाने बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ सिद्धू हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो उसके एक एक ट्वीट का इंतजार करते हैं। तो इट इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन और ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा। चुनाव में तो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस की खुद ही बनेगा। तो मुझे पंजाब के विषय में कोई शंका नहीं है कि पंजाब में हमारा एक्सपेरिमेंट सही बैठेगा। राहुल जी ने जो फैसला किया है उसको पंजाब इंडोर्स करें। ये जो प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा में सेंध लगी, उस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? एक तो पंजाब की पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी सरकार की कॉम्पिटेंस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री को क्या कोई असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेकर के प्रधानमंत्री के काफिले के पास पहुंच गए, इसका मतलब था किसी ने प्रधानमंत्री जी के रूट को लीक किया था और भाजपा कार्यकर्ताओं को पहले से मालूम था, वो झंडा लेकर के खड़े थे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर चूक के लिए किसको दोषी ठहराएंगे आप? और फिर चूक के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा राज्य की है, राज्य का दायित्व है। राज्य सरकार जहाँ पर चूक हुई है उसको रिप्लेस किया जाएगा, जिन लोग चूक के लिए दोषी हैं उनको दंडित किया जाएगा, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा अटमोस्ट रिक्वायर्ड है और देश के लिए बहुत आवश्यक है, और उसको हम सब भी नहीं मानते हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से सारा ब्लेम राज्य की एजेंसी पर डालने की कोशिश हो रही है वो भी ठीक नहीं है। आखिर इतना बड़ा सुरक्षा apparatus है प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारी आईवी इंटेलिजेंस जिसके ऊपर हम देश की सुरक्षा का दारोमदार सौंपते हैं, क्या वो इतना एंटिसिपेट नहीं कर सके कि कांग्रेस पंजाब के अंदर जिस तरीके की स्थिति है और किसानों में जिस तरीके का रोष है प्रधानमंत्री के प्रति, जो उनको सुनने नहीं पहुंच रहे हैं, तो कुछ भी वहां पर हो सकता है। तो आप यदि आधा घंटा रुक जाते वहां, पहले रूट को सैनिटाइज करवा लेते ठीक तरीके से, डबल सैनिटाइजेशन होना चाहिए था रूट का। एक तरफ राज्य सरकार की एजेंसीज करती, दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसीज भी करती,
तो आज ये तू मैं तो नहीं होती। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए इस बात पर बजाय राजनीति करने के भाजपा को चाहिए कि इसमें गहराई से सोचे और जो जिसके स्तर पर भी ये गलती रही है वो बात सामने आएगी और उसको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा न कर सके देश, ये ठीक नहीं है देश के। I'll leave it over there for the time being. You have a big challenge ahead of you leading the Congress in Uttarakhand. There is the question about whether the opposition party will be able to encash the anti-incumbency. You have a tough few weeks ahead of you. We wish you all the best. Harish Rawat ji for joining us on India Today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That's the Uttarakhand Congress face. Harish Rawat, he's been Chief Minister in the past. The question is, can he lead his party to victory in the hill state of Uttarakhand? I want to get in a quick word from Reena Gupta of the Aam Aadmi Party, because through Colonel Ajay Kothiyal, you're trying to make an effort in Uttarakhand as well, and I sometimes wonder whether the right strategy for AAP would be to focus on one state, to concentrate its limited energies on one state. Take for example Punjab, where you arguably have the best shot. Go all out in Punjab and try and win Punjab, rather than splitting energy three ways, trying to fight in Uttarakhand, trying to fight in Goa. You will make some inroads, but not enough to form the government. And could that energy be better concentrated in securing one big victory? Rahul, we have teams in all the three places. There are local leaders in all the three places. So the party is geared to contest in all the three places, Rahul. And everywhere we are seeing, whether it's Punjab or Uttarakhand or Goa, we are seeing that everybody is talking about, giving a chance to Aam Aadmi Party this time, because people are tired of, going back and forth between Bharatiya Janata Party and Congress, and, things not changing on the ground. If you look at Punjab, between the Congress and the Akalis, they've ruled for the past 50 years, and all we've seen is all sorts of scam. If you remember, Rahul, at one point, the per capita GDP of Punjab used to be highest in the country, and look at the condition now. There's widespread drug use, there is high rate of unemployment, there's corruption in every sector, transport, cable, sand, in every sector there's corruption. So the people of Punjab are looking for an alternative, and they are seeing Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal as an alternative. And they're saying that, we've given enough chances to the Badals and to Congress, and we've not seen any change on the ground in the lives of the common people. Rahul Srivastav, you had a story out recently on how parties were preparing for the digital pivot to move from real life campaigning to virtual campaigning. Give our viewers a sense of how different parties have used the last few days, when it became abundantly clear that Omicron cases would spike, that there would be serious restrictions, how they've prepared to deal with the restrictions. Rahul, actually with this, after the second wave, it seems that political parties realize that UP elections are going to be critical, and there is a possibility that COVID may be far from over. And the BJP started building its entire matrix as far as the virtual campaign is concerned. The data log on almost everybody who's part of the BJP, the volunteers, the booth level workers, all of them are brought on the same page. And what the BJP sources told me, that the last event, big event that the BJP handled virtually also, was the Prime Minister's inauguration of the Kashi Vishwanath Temple corridor. That the BJP said that we were able to use all the social media platforms through all our elements across the country very well, and it served as a virtual full dress rehearsal for us. And they say that it has had an impact, that so much so that after that event, the number of people visiting the Kashi Vishwanath Temple went up by 2.5 lakh to 5 lakh each day. On the other hand, the Congress party, interestingly, has carried out a very similar exercise of mapping all its workers, MLAs, MPs and others. It has a telephone directory ready, and they say that last by-elections in Gujarat, which were held just before the pandemic, were perhaps a full dress rehearsal. But yes, definitely what they say is that the BJP has an advantage in terms of using this entire exercise much more regularly, because every time the Prime Minister is out, Amit Shah, the Home Minister, is out, Rajnath Singh, Defence Minister, JP Nadda, or even Yogi Adityanath in UP,
all the entire machinery is put to use, and that BJP gives that it has been having virtual dress rehearsals almost every week, and that gives the BJP an advantage. What will be, Rahul, another point, I was speaking to a couple of regional players in UP, what they are saying that this time this becomes a test for them, because they are the representatives. Say for example the Nishad party, the Apna Dal, they are the representatives of the marginalized. That's where the digital reach is not as good as a BJP voter in a city or even in a village. They will be dependent very heavily on a party like the BJP. The Congress, of course, has its own elements, but Samajwadi Party will have to help out a Rajbar and but the RLD. can they help themselves? So it might actually remember, lead to a everything is relative. domination All parties of have these built some yes, infrastructure, but you have to compete. Jagat Prakash Nadda, the BJP president, has put out an important tweet. I want to take you through what he says. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में चुनाव कराने की तिथियों की घोषणा किए जाने का स्वागत करता हूं। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि चुनाव आयोग द्वारा बताई गई कोविड और अन्य सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरी ताकत से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें। So an important message there from the BJP president telling all his party workers to follow all COVID protocols and guidelines. That is significant because it will ultimately come down to whether netas ensure that these guidelines are followed. Ashutosh Verma, because it's not just the EC making these guidelines. How committed, for example, is the SP towards ensuring that each of these guidelines is followed in letter and spirit? You can find some way of circumventing them, and if you do, it defeats the whole idea of enforcing all these protocols. No, Rahul, I think it's not a way of that we are not obeying the but we do know that the Bharatiya Janata Party had upper edge on this technological drive. But don't forget, it was the Samajwadi Party who distributed the maximum, the largest digital drive of distributing laptop to their students. Just stay with me for a moment, Ashutosh. I'm sorry I have to butt in because I have Pushkar Dhami, the Chief Minister of Uttarakhand, joining us. We just heard from हरीश रावत, his principal challenger. धामी साहब, स्वागत है आपका। पहाड़ों का आपका राज्य है, नई आपकी कुर्सी है और उसको अब आप चाहते हैं कि एक बार लोग आपको री इलेक्ट करें। वर्चुअल कैंपेन उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां पहाड़ों में कई बार सिग्नल नहीं होता है और सर्दी के मौसम में कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए? देखिए, हर बार चुनाव होता है और यहाँ के लोग चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने के अभ्यस्त हैं और इस समय बहुत प्रकार की चुनौतियां भी हैं। इस समय कोरोना महामारी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि लोकतंत्र का उत्सव है और सभी लोग अपनी सरकार चुनने के लिए आगे आएंगे और हम पहले से चूंकि लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले रहे हैं, हमारे सभी लोग तैयार हैं। यहाँ अच्छा मतदान होगा। यहाँ का मतदान कामों और कारनामों के बीच होगा, इसलिए लोग, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और जागरूक यहाँ के मतदाता हैं, वो कार्यों को चुनेंगे, न कि कारनामों को। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में वर्चुअल कैंपेन ज़्यादा आसान है क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं, पहाड़ इतने हैं नहीं। उत्तराखंड में आपकी किस तरह की तैयारियां हैं एक डिजिटल कैंपेन के लिए जहां पे फिजिकल रैलीज और रोड शो पे पाबंदी है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि दिक्कत यहाँ पे है, परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि लोकतंत्र का उत्सव है तो सभी लोग उसमें भाग लेंगे और यहाँ अच्छी सरकार चुनेंगे। अच्छी सरकार जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया, आने वाले 5 सालों में काम करना है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। 25वां जब स्थापना दिवस होगा तो ऐसी सरकार यहाँ पर होगी जो सरकार अपनी जो प्राथमिकताएं रखेगी, जो सरकार यहाँ की जो उसकी जरूरतें होंगी, जो उसकी आवश्यकताएं होंगी, उसको केंद्र की सरकार भी अपनी प्राथमिकता में रखेगी और जो केंद्र की प्राथमिकताएं होंगी वो वही होंगी जो उत्तराखंड की सरकार की जरूरतें होंगी। कमोबेश उत्तराखंड में परंपरा रही है कि एक सरकार आती है, दूसरी जाती है। मुख्यमंत्री अक्सर अपना पूरा टर्म भी नहीं कर पाते। यह कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, ये जो चुनावी इतिहास है कि एक पार्टी आती है, दूसरी जाती है? देखिए, ये इतिहास बदलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी जो भी देश के इतिहास हैं वो सब बदले हैं। चाहे आसाम का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दूसरे राज्यों का हो, वहां पर जहां कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बनती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। इसलिए यहाँ भी इतिहास बदलेगा और बड़े बहुमत की सरकार यहाँ पर बनेगी।
पुष्कर धामी जी, आप जुड़े हमारे साथ इंडिया टुडे पे, बहुत बहुत शुक्रिया. दैट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड joining in to convey a sense of confidence about his re-election prospects. He has been in the saddle just about 6 months. Chief ministers have been changed twice over in the state of Uttarakhand. It is a tough challenge. He is untainted, relatively speaking, and therefore the baggage of the past, will he be able to counter that and say, I'm fresh, vote for me? It's not as if what happened in the past will happen again. That's the message he's taking to people in Uttarakhand. It will be interesting to see how that plays out on the ground. Priyanka Gandhi Vadra has tweeted. I want to take you through what she says. 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों और आमजनों की जीत का मार्च होगा. इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों और आमजनों के साथ लड़ाई लड़ेगी. लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा उत्तर प्रदेश. That is Priyanka Gandhi Vadra. The Congress is a marginal player. Ashutosh Verma, they're smiling as I read out Priyanka Vadra's message. The Congress is a marginal player in Uttar Pradesh, but this whole campaign that they ran, Ladki Hoon, Lad Sakti Hoon, given the usual expectations one would have from the Congress in Uttar Pradesh, has seemed to have got some traction. Is that a concern for you, that the better the Congress does, it's most likely at the expense of the Samajwadi Party? Not at all, Rahul. I think though Priyanka Gandhi is doing a lot of efforts in Uttar Pradesh, but they have started very late and they are playing on the slow goers, and I think its time already has gone. Even they have went there already, at least from last 14 days, and not going to do anything. I think still Congress is fighting for the booth level workers and not even make the booth level workers yet. And I think it's too late for them to come and roll down right now. So it's again a political tourism for Congress leaders in Uttar Pradesh. The fight is very much clear between the Bharatiya Janata Party and Samajwadi Party. And I want to add on what you are talking about, the BJP person की इतिहास बदलेगा. वो इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं कि इतिहास उत्तर प्रदेश में बदलेगा, इतिहास उत्तराखंड में. इतिहास, it is actually wrong word. इतिहास नया लिखा जाता है, इतिहास बदला नहीं जाता है. इतिहास खुद ही अपने आप में history is past tense. So they are factually wrong. And नया इतिहास लिखा जाएगा 2022 में, and you will see that how the Samajwadi Party is coming back with a new vision, and नई हवा है, नई सपा है with Akhilesh Yadav on 10th of March 2022. You know, this was a very dramatic afternoon. We heard the election commissioners impose far more strict and severe guidelines than most would have anticipated when we began our coverage. And even though the guidelines are till the 15th of January, given that Omicron cases are likely to spike. Yesterday we were at 1 lakh cases, today at 1,49,000 odd cases. Given the hockey stick-like curve that we are seeing, the number of cases will spiral, and as a result, there's a very high probability that the guidelines will continue beyond the 15th of January. And if they do, we're virtually seeing India's first virtual campaign. This is a big X factor. Conventional wisdom would suggest that it benefits the party with stronger digital infrastructure. However, the BJP's inability to make a personal connect, to bring its big guns out in big rallies, which is one of their USPs, could cut both ways. So we will track very closely what happens in this very dynamic virtual election. I'm slipping into a break. Our rolling coverage of battlefield Uttar Pradesh, Punjab, Manipur, Goa and Uttarakhand continues on the other side of a quick break. Stay with us. Back in a moment.